सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो हम कुल मिला जुला कर 10 पॉइंट कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जितने भी आपके डाउट हैं, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट छूटे हुए सब कवर हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर सकें। ठीक है, यह जो हमारा है एक रोड मैप कोर्स है। ठीक है, आप चाहिए तो 10 पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको जो एग्जाम टाइम में एग्जाम जाए तो रिवाइज करने में आसानी हो। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो हम लोग चलिए पहले बात कर लेते हैं चैप्टर 1। ठीक है, देखिए पावर शेयरिंग। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि इसका नाम पावर शेयरिंग क्यों रखा गया। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली बताया गया कि पावर शेयरिंग एक्चुअल में है क्या और इसके डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल क्या है और यह कैसे कैसे किस किस स्टेप में डिवाइड है और इसके बेसिकली क्या क्या फुटप्रिंट है। ठीक है, तो हम पहले बात करने ओवरव्यू हो गया ना, मतलब कुल मिला जुला कर बताया गया कि पावर शेयरिंग की हमें ज़रूरत है और किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है और हम बात देखिए, हमें यहाँ पे 2 एग्जाम्पल भी दिया गया है बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में। तो यहाँ पर पहले बात हम बेल्जियम की कर लेते हैं। देखिए हमारे बेल्जियम की जो कंट्री है वहाँ की बात होती है कि यहाँ पे 50 जो है 2 लैंग्वेज के पीपल रहते हैं। कौन कौन से? फ्रेंच एंड डच। ठीक है, यहाँ पर 2 कम्युनिटी रहती है कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि जब स्टार्टिंग फेज में कैसे दोनों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था और कैसे कैसे लोग हैंडल नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये भी दिखाया गया कि जब इन लोगों ने कैसे इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया कि उन्होंने जितने भी गवर्नमेंट थे सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करा दिया और सबको एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दिया गया ताकि कोई भी अगर उनका एजुकेशन सेशन हो या चाहे उनका कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो और उनका कोई भी सेंटिमेंट उनका हानि ना हो। ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी गई, सबको इक्वल जॉब में, पर कोई गवर्नमेंट जॉब भी निकलते तो सबको डच और फ्रेंच वाले दोनों को सेम सेम अपॉर्चुनिटी मिलती थी। ठीक है, तो वही लेकिन हम बात करें श्रीलंका के बारे में, तो श्रीलंका में भी 2 कम्युनिटी लोग रहते थे। कौन कौन से? सिंगला और तमिल। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे जो दोनों कम्युनिटी थी हमेशा कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई प्रोसीजर नहीं था कि दोनों आपस में एक दूसरे को हैंडल करें। ठीक है, तो ये भी देखा गया कि कॉन्फ्लिक्ट होने की मेन वजह ये थी कि जो ये सिंगला कम्युनिटी वाले थे वो ज़्यादा थे, तो इन्होंने अपनी लैंग्वेज को ही सबके ऊपर इम्पोज कर दिया, मतलब कि नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया। लेकिन तमिल वालों को भी हटा दिया कि नहीं, तमिल आप नहीं बोल सकते, आप लोग भी, उन्हें फोर्स किया गया कि आप लोग भी सिंगला लैंग्वेज ही बोलिए। ठीक है, तो देखिए हम 4th पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि मेजॉरिटिज्म इन श्रीलंका। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1956 में एक एक्ट पास किया गया कि सिंगला आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन जो हमारे तमिल वाले थे जो जो इंडिया से वहाँ पे माइग्रेट हुए थे उन लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरी लैंग्वेज सीखने में कम से कम कुछ समय तो लगता है और यहाँ तक भी यहाँ सीमित नहीं रहा। उनको जितने भी पॉलिटिकल राइट्स थे और जितने भी जॉब थे, जितनी भी कोई अपॉर्चुनिटी थी, जितने भी और सब सिस्टम थे, पब्लिक प्लेस पर भी वहाँ पर सिंगला लैंग्वेज ही डोमिनेट करवा दिया गया, जिससे क्या हुआ कि इन लोगों को सारे राइट से इक्वलिटी भी नहीं प्रोवाइड किए गई ने। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है होने लगा, तो और इसी कारण इनके ही कंट्री में सिविल वार होने लगा, तो कई जगह दंगा फसाद ये सब की स्थिति आ गई। तो कुल मिला जुला कर जो श्रीलंका था उसको फेल होने का मतलब डेवलप न होने का मेन रीज़न यही था कि उसने एक ही लैंग्वेज को ही प्रोत्साहन किया और उन्होंने तमिल लोगों का ग्रोथ नहीं दिया क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे, जिसके कारण क्या हुआ कि इन लोगों का डेवलपमेंट उतना नहीं हुआ। तो मेन वजह जानते सिविल वार की क्या थी कि ये दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ही राइज होता था, क्योंकि देखिए तमिल वाले लोगों को गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलता था, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, ये लोग अपना पार्टी भी नहीं बना सकते थे, अगर इनकेस बना भी लेते तो जीत पाते नहीं। क्यों? क्योंकि उतना उनको वोट नहीं मिलता। शिमला वाले मेजॉरिटी में थे तो हमेशा वही जीतते थे। ठीक है, तो हम लोग 4th पॉइंट पर डिस्कस कर लें। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, 5th पॉइंट हम देखिए बात कर लें सिविल वार। तो हम जान लेते हैं सिविल वार क्या होता है। मान लीजिए कोई कंट्री है, अगर विद इन कंट्री में उनके कोई ऐसा दंगा हो रहा, फसाद हो रहा, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया जिसके कारण वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ भी रुक रही है और जितने भी अदर गवर्नमेंट के प्रोसीजर हैं या जितने भी अलग गवर्नमेंट की ड्यूटी हैं वो सब प्रभावित हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा? सिविल वार। ठीक है, तो कुल मिला जुला कर सिविल वार क्या है? अगर कोई किसी भी कंट्री के अंदर विद इन कंट्री अगर उनके कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सिविल वार बेसिकली हो जाएगा। ठीक है,
सिविल आप लोग समझ गए ना। हाँ ठीक है, तो हमने देखा था कि कैसे श्रीलंका तो हैंडल नहीं कर पाया, लेकिन जो बेल्जियम था देखिए कैसे हैंडल किया। पहला ये किया कि इक्वल नंबर ऑफ फ्रेंच एंड डच कम्युनिटी, जैसे हम लोग को मिनिस्टर इन्वॉल्व जितने भी उन्होंने अपने असेंबली में मिनिस्टर बुलाए सभी इक्वल थे, फ्रेंच के भी इक्वल थे और डच के भी। तो इससे हुआ क्या, दोनों का कंपोजिशन सेम रहा, तो दोनों में ज़्यादा कन्फ्लिक्ट राइज नहीं हुआ और दोनों आपस में समझने लगे और कोई किसी को दबाया भी नहीं और सभी लोग को इक्वलिटी प्रोवाइड कर दी गई। तो इससे हुआ क्या, सभी को गवर्नमेंट जॉब भी मिल रही है, पॉलिटिकल राइट्स भी है और जितने भी अदर फैक्टर सबको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, सेंट्रल पावर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, जितनी भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वहाँ की, उसकी पावर कई कई स्टेप में डिवाइड कर दिया गया। जैसे हम लोग यहाँ तो पंचायत होती है, जिला पंचायत होता है, मिनिस्टर, लोकसभा, राज्यसभा, उसी तरह उसकी भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई। इससे हुआ क्या कि मतलब निचले लेवल पर भी सभी जो थे मतलब जितने भी पर्सन थे सबको इक्वल राइट भी प्रोवाइड किया गया, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। अगर मान लीजिए इनकेस किसी का फंडामेंटल राइट्स हुआ या कोई अदर चीज़ रिजॉल्व हो रही है तो वह भी सॉल्व हो जाती थी, कोई कन्फ्लिक्ट राइज नहीं होता था। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है सेपरेट गवर्नमेंट फॉर बोथ। देखिए, और सभी लोगों के लिए सेपरेट गवर्नमेंट भी बना दी गई कि मान लीजिए किसी का कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है या तो किसी का गवर्नमेंट जैसे जहाँ पे ज़्यादा थे वहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो भी दोनों को इनवाइट किया जाने लगा और गवर्नमेंट जो थी दोनों कम्युनिटी पर फोकस बेसिकली करती थी। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट बात करते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट किस लिए बनाई गई, कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब कि जो स्पेशल कम्युनिटी की थी, मतलब मान लीजिए 10 का कोई प्रोग्राम हो रहा तो जितने भी वहाँ तक रूल और रेगुलेशन होंगे, जितने भी क्राइटेरिया होंगे और जितने भी फंक्शन होंगे कौन अपने कंट्रोल में लेगा, हाँ उनके डच वाले ही डच वाले का कंट्रोल लेंगे। ठीक है, और वहाँ पर कोई फ्रेंच का इंटरफेयर नहीं रहे कि नहीं आप ऐसे करिए, नहीं आप वैसे करिए। ठीक है, उसी प्रकार कोई एजुकेशन फंक्शन है, कोई कल्चरल फंक्शन है, इस प्रकार के जितने भी काम होंगे कौन कंट्रोल करेगा, उनके रिप्रेजेंटेटिव काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंच का इंटरफेयर नहीं होगा, उसी प्रकार जब फ्रेंच का होगा तो किसी डच का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसके कारण हुआ क्या, कॉन्फ्लिक्ट राइज नहीं हुआ, सब लोग आपस में सहमति से रहने लगे। देखिए, ये जो हमारा पावर शेयरिंग है इसकी बेसिकली स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, हम लोग आगे देखेंगे। तो इसमें बेसिकली देखिए क्यों पावर शेयरिंग आप लोग समझ गए, कॉन्फ्लिक्ट हमारे कम कर देता है। दूसरी बात की गवर्नमेंट की डिफरेंट पार्टी जब देखिए डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, ढेर लोग हमारे जब मिनिस्टर या जितने भी कम्युनिटी बन जाएगी तो इससे सभी लोगों को प्रॉपर फोकस भी हो जाएगा। और एक बात की कॉन्फ्लिक्ट राइज भी होगा तो हम लोग जानते हैं कि जिनसे हमें ज़्यादा लगाव रहता है वो हमारे कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे आप लोग भी कभी भी गुस्सा होते हैं, आप लोग मम्मी पापा अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, उसी प्रकार जो हमारे डच आपस में फ्रेंड हो जाएंगे तो वो लोग आपस में आसानी से सॉल्व कर लेंगे केस। ठीक है, उसी प्रकार कॉन्फ्लिक्ट भी कम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हमने देख लिया कि श्रीलंका ने हैंडल तो नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन हम बेल्जियम ने आसानी से सब पार्ट करके पावर शेयरिंग करके आसानी से अपने केस को रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम बात अब क्लिक कर लेते हैं कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। तो हमने देख ही लिया कि पहला तो यही बात है कि कोई भी हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट हो उसे कम करने के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात है कि हमें इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, सबका डेवलपमेंट करना है तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरत है। देखिए थर्ड पॉइंट इसलिए कि सब पर इक्वल फोकस भी रहेगा और डिफरेंट मतलब सब कैटेगरी में होने से फ़ायदा क्या होगा कि सभी लोगों पर भी नज़र रहेगी और इन केस कोई कॉन्फ्लिक्ट भी राइज होगा तो वह उसी कम्युनिटी के लोग आसानी से रिजॉल्व कर लेंगे जितने भी। ठीक है, और हमें इस बात का ध्यान रखना कि पावर शेयरिंग की स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी कम्युनिटी नहीं अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ठीक है, डेमोक्रेसी का हमारा बेसिकली फंडा क्या है कि अगर कोई छोटी भी कम्युनिटी या छोटे ग्रुप का सोसाइटी है तो उसका भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए, वो भी इक्वल अमाउंट में। तो उसी प्रकार हम देख ले रहे हैं कि कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो हम देखिए देख लें पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरत है, क्या उसके डिफरेंट टाइप हैं, क्या डिफरेंट उसके प्रोटोकॉल हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसके पार्ट कौन कौन से हैं या कौन कौन से इसके बेसिकली फॉर्म है। तो पहला इसका फॉर्म है कि डिफरेंट आर्गन ऑफ गवर्नमेंट। तो जो हमारी पावर शेयरिंग है वो डिफरेंट गवर्नमेंट में डिवाइड होगी। देखिए हम इंडिया की बात करें, इसमें कौन कौन से एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। ठीक है, तो बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करने से क्या होगा कि सबके ऊपर प्रॉपर फोकस रहेगा। हमें इस तीनों चीज़ को याद रखना। कभी कभी डायरेक्ट पूछ जाता है कि एक नंबर में कि कौन कौन से 3 पार्ट है, कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि
जो सेकंड पॉइंट क्या दिया, एमंग डिफरेंट लेवल। तो जब डिफरेंट लेवल की हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप लोग भी देखें तो पहले स्टेट लेवल पर होता है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत होता है कि नहीं। तो बेसिकली यही है डिफरेंट लेवल पर। इससे होगा कि मान लीजिए किसी गांव में कुछ कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ तो वहाँ के लोग ही आपस में सॉल्व कर लेंगे, या स्टेट में हुआ तो स्टेट अपना सॉल्व कर लेगा, वहाँ के जितने मिनिस्टर हैं, सीएम है, डीएम है, ये सब अपने लोग सॉल्व कर लेंगे आसानी से। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट लेवल में डिवाइड किया जाता है। हम लोग जानते हैं डिवाइड करने से क्या होता है कि सब पर प्रॉपर अमाउंट में फोकस भी होगा और कोई भी ग्रुप दबेगा नहीं, ठीक है। देखिए इसी का हम थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं, एमन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अगर हम पावर शेयरिंग हमारे जो उसको डिफरेंट सोशल ग्रुप में डिवाइड करते तभी फायदा होता है। क्यों होता है, क्योंकि मान लीजिए कोई, जैसे हम लोग आरसी जो आरसी क्या रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1/3 सीट जो है क्या है वुमेन के लिए रिजर्व है। तो ये भी एक तरह से जैसे मान लीजिए कि वुमेन को ग्रोथ कराने के लिए हम पावर उनमें भी शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी कम्युनिटी मतलब वुमेन ग्रुप का ग्रोथ आसानी से करवा सके, और कोई सब लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे मेन हो चाहे वुमेन। यहाँ मेन वर्सेस वुमेन में कोई कन्फ्लिक्ट भी राइज ना हो और दोनों लोगों का आसानी से ग्रोथ हो, ठीक है। हम बात अब कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप है इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो डिफरेंट हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं कैसे एक दूसरे के मूवमेंट से मतलब कि एक दूसरे से ज़्यादातर देखें कि आप लोग भी कि कई प्रकार से ऐसा होता है कि ये पार्टी इतना आपको ऑफर कर रही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे होता है का प्रेशर बनता है। तो जो मान लीजिए रनिंग भी गवर्नमेंट है वो भी आप सोसाइटी के अच्छे ग्रोथ के लिए आप लोगों के नए नए फंडामेंटल राइट्स लाती है और जितने भी कई तरह की स्कीम लाती है ताकि लोगों का ग्रोथ हो चुके, ठीक है। भले से वो आप लोग अपने स्वार्थ के लिए नहीं लाते, लेकिन मेन मोटो यही रहता है कि सभी लोगों के ऊपर प्रेशर डालें कि इनकेस अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो आने वाले इलेक्शन में हम जीत नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम 9th पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली 3 टाइप के हमसे क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे। पहला कि आपसे मोरल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए कुछ केस दे दिया, ठीक है, तो वही पूछ लिया जाएगा क्यों बताइए आप लोग का डिजायरेबल है या पावर शेयरिंग कैसी है यहाँ पर इफेक्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा इस टाइप का पूछा जाएगा क्वेश्चन कि मान लीजिए आपको ये डायरेक्ट कह दिया कि बताइए इसमें कितने मान लीजिए किसी का डिफिनेशन पूछ दिया सिविल वार क्या है, पावर शेयरिंग क्या है, ठीक है, और इससे क्या नीड है, ठीक है। ये दो ही मुश्किल से 2 तरीके के क्वेश्चन इसी में फ्रेम किए जाएंगे। और 10th वाला हम लोग बात कर लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो हम देखिए इस चैप्टर में बेसिकली हमने कवर किया कि उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कवर किया कि पावर शेयरिंग क्या है, क्या क्या इसका सोसाइटी में रोल है, और कैसे कैसे डिफरेंट स्टेप में यह फॉरवर्ड होती है। और ये भी जाना कि जो हमारा जो सिविल वार क्या है, ठीक है। और ये भी जाना कि श्रीलंका केस स्टडी देखा और बेल्जियम का केस स्टडी देखा, और ये भी देखा कि कैसे बेल्जियम ने हैंडल किया और कैसे श्रीलंका ने हैंडल किया, और क्या क्या मेजर रीजन थे कि फेल होने के, ठीक है। और ये भी हमने देखा कि पावर शेयरिंग क्यों हमें ज़रूरत है, और हमें देखा कि पावर शेयरिंग के कौन कौन से पार्ट है। तो मैं देखो ये बच्चों को बताना चाहता हूँ कि ये चारों पॉइंट कम से कम आप लोगों को लर्न आना चाहिए। एनसीईआरटी की जो आपके बैक साइड में दिया है तो आप लोग इससे आसानी से लर्न कर लीजिए, नहीं तो देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिख लिया है, इसी प्रकार आप लोग भी याद कर लीजिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत कम ही लोग करते हैं और देख कर चले जाते हैं। चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए सब लोग, कर लिए। हाँ, थैंक यू।